नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इवनिंग सेशन में। और आज हम लोग भारत के स्वाधीनता संग्राम में गांधी युग देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर आते हैं और किस तरीके से वो भारत के स्वाधीनता संग्राम को लीड करते हैं। भारत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया, कौन कौन से आंदोलन किए, उन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि भारत में आने के बाद पहले जो 3 छोटे छोटे आंदोलन उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद गुजरात और खेड़ा गुजरात, चंपारण बिहार में जो किए वो क्या थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसको शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग शामिल हो रहे हैं, विशाल सिंह राजपूत हैं, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, उत्तम राहुल राजपूत, विपिन कुमार जी, यशवंत जंघेल, विशाल सिंह, ओम शिव वर्मा जी हमारे अमापुर से, एटा अंजलि राजपूत, आदित्य जंघेल, लोधी दीपक राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, यशवंत जंघेल, गुड वर्क, लोकपाल सिंह जी लोधी, दिग्विजय सिंह जमशारा, भारती राजपूत लोधी, लाला भैया सिंह जी लोधी, पीके प्रेमी, अभिषेक राजपूत, अभिराज, शंकर सिंह राजपूत, रेबल मुकेश सेन, हेलो मुकेश, हाउ आर यू, शंकर सिंह राजपूत, जितेंद्र वर्मा जी, महेश लोधी जी, अंजनी कुमार राजपूत जी, शुभ संध्या, कैसे हैं आप, अनुज राजपूत जी, दिनेश श्वेता सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, चंद्र भान राजपूत जी, जितेंद्र वर्मा जी, सरोज राजपूत जी, आदित्य जंघेल जी, सत्येंद्र संदीप राजपूत जी, संतोष राजपूत जी, संजय प्रताप सिंह जी, सोनपति जंघेल जी लोधी, लाला भैया सिंह जी, संतोष राजपूत, गौरव लोधी राजपूत, यश प्रताप सिंह, अनीश कुमार जी, उसके अलावा मुक्ति जंघेल, रोहित सिंह लोधी, राजेश राजपूत, चंद्र प्रताप सिंह, राम ज्ञान सिंह जी, शुभ संध्या, राजपूत वीरेंद्र अमेठी से, सऊदी अरब से हमारे बीच में है, सऊदी अरबिया से देख रहे हैं, आपका स्वागत है। अश्विनी राजपूत, अभिषेक राजपूत, मनीराम कारपेंटर जी, अभिषेक राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह आजाद हिंदुस्तानी, अश्विनी राजपूत, धीरेन्द्र सिंह जी, भीष्म राजपूत, सर जी मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, भीष्म राजपूत का भी नवोदय में सिलेक्शन हो गया है, कांग्रेचुलेशन भीष्म, ऑल द बेस्ट बेटा। धर्मेंद्र राजपूत, जितेंद्र वर्मा जी, अवनीश नरवरिया जी, गुड इवनिंग, आदित्य जंघेल, चंपारण, सारे हम करेंगे आज या महेश लोधी जी, मैं अच्छा हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। सो चलिए, उसके अलावा अश्विनी राजपूत, इंजीनियर दिनेश कुमार राजपूत जी, गुड इवनिंग, ओम प्रकाश राजपूत जी, चलिए, मेहर लाल राजपूत जी, हम स्वामी जी की पावन भूमि से हमारे बीच में है, मनोज कुमार लोधी, लोधी हरिओम राजपूत, हेमलता लोधी, एडवोकेट सत्या लोधी, लोधी हरिओम राजपूत, क्षत्रिय रविंद्र राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, अश्विनी राजपूत, चलिए नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, अश्विनी राजपूत, रोहित सिंह लोधी, सभी का स्वागत है। और बहुत अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज है, खास करके उन लोगों के लिए जो लक्ष्य के लिए बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बधाई देते हैं हम, खास करके लक्ष्य के स्वयंसेवक। पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों से हम लोग लगातार, आप में से बहुत सारे लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, पिछले 5 सालों में से 90% जो सैटरडे संडे है मैं दिल्ली में नहीं रहा, मैं समाज में कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम करते हुए, कोई कोचिंग खुलवाते हुए, लोगों को गाइडेंस देते हुए उसमें निकाले हैं मैंने 5 साल लगभग पिछले। सो उसका आज एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया और आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी जो लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं उन सभी लोगों के सहयोग से अभी तक संख्या 100 के आसपास पहुंचने वाली है, जहां लक्ष्य ने निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी थी नवोदय की प्रवेश परीक्षा की। अकेले उत्तर प्रदेश से ये संख्या लगभग 70 से क्रॉस हो चुकी है मेरी जानकारी में अब तक। पहले मुझे लगा कि 50 बच्चे हैं, लेकिन अभी 70 से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं और बहुत सराहनीय प्रयास रहा। पिछले 4 साल में जो हम लोगों ने एक मोमेंटम खड़ा करने की कोशिश की थी कि गांव के बच्चे भी पढ़ें, गांव में भी शिक्षा हो, वहां पर हम लोगों ने किताबें बांटी, कोचिंग्स खुलवाई, लोगों ने दिल खोल करके सहयोग किया, किसी ने जगह दी, किसी ने फ्री में पढ़ाना शुरू किया, इस तरीके से किसी ने किताबें डोनेट की, किसी ने पेन पेंसिल डोनेट की, और उसका परिणाम ये आया कि आज बड़ी संख्या में, संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि लक्ष्य के माध्यम से इतने सारे बच्चे नवोदय की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं।
और जैसा हमने कहा कि अगर हम कोई भी कार्य अगर करें तो उस कार्य का प्रभाव जरूर आता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसके परिणाम जरूर आएंगे। अच्छे कार्य अगर हम मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। हाँ, भीष्म के जो पापा हैं धीरेन्द्र राजपूत जी, वो भी जो है धीरेन्द्र राजपूत भी लक्ष्य में है, हमारे लक्ष्य राठ की टीम में है, और आपके बेटे का भी सिलेक्शन हो गया है नवोदय की प्रवेश परीक्षा में। धीरेन्द्र जी को और भीष्म दोनों को भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। भीष्म जो है इसी में सेशन सुनता है हमारे साथ, लाइव डेली वो सेशन सुनता है, उसका भी नवोदय में हुआ है चयन। तो सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की गांव गांव में जाकर के। उसका परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने शिक्षा में सहयोग करना शुरू किया। और इससे पहले भी लोग पैसे खर्च करते थे, ऐसा नहीं है। कई बार हमारी तकरार भी हो जाती थी। हमने कहा कि आपके गांव में तमाम पैसा कांवड़ में, भागवत में, कथा में खर्च होता है। थोड़ा सा पैसा अगर आप बच्चों के लिए भी खर्च कर दें तो उस पैसे से आपके बहुत सारे बच्चे अच्छी एजुकेशन में आ सकते हैं। और कई बार लोगों को ये बड़ी छोटी चीज लगती है। मैंने कहा ना, मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर हूँ, हिस्ट्री का मास्टर हूँ, मैं सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ, उनकी तुलनाएं करता हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा जो है आंकड़ा बता रहा हूँ कि एक बच्चे को अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं भी अच्छे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो एक बच्चे का 2-2.5 हजार रुपये, 3 हजार रुपये महीने का खर्चा पड़ता है। आप देख लेना, उसकी किताबें, उसकी फीस, अगर गाड़ी आती है तो गाड़ी में जो वैन है, वैन का खर्चा, उसकी किताबें, बैग, 3-4 हजार रुपये आपका पड़ जाएगा महीने एवरेज का। मतलब साल भर में आप ये मान के चलिएगा कि आपका कितना भी कम करेंगे तो भी आपका 1 लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन पर खर्च हो जाएगा। कितना भी आप कम करेंगे, अगर किसी आप थोड़े ठीक ठाक से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे की एजुकेशन पे 1 लाख रुपया आपका खर्च हो जाएगा। और क्या होता है कि अगर हम वही गांव के बच्चे को अगर थोड़ा सा मेहनत करके नवोदय वगैरह की तैयारी कराएं, विद्या ज्ञान की, सैनिक स्कूल की, तो वो बच्चा अगर वहां पहुंच जाएगा तो आप देखिए वो बच्चा 6 साल तक वहां निःशुल्क पढ़ेगा। तो अगर 1 साल का खर्चा 1 लाख भी अगर हम मान लें बच्चे का, तो किसी बच्चे के 6 लाख रुपए बचेंगे। और ऐसे अगर 100 बच्चे आ गए, आप अगर मान के चलिए अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो 600 लाख रुपए हो गए। एक बच्चे के 6 लाख रुपए हो गए और 100 बच्चे आएंगे तो 600 लाख हो गए। मतलब समाज का 6 करोड़ रुपए का लाभ सीधे सीधे हो जाता है। आप सोच के देखिएगा, देखने में बड़ी छोटी चीज है लेकिन है बहुत बड़ी, बहुत काम की चीज है, बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसे ही छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों से समाज आगे बढ़ता है। और एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं सात्र, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फिलोसफी में आते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी में सात्र। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। सात्र नाम के जो दार्शनिक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस सृष्टि में किसी भी मनुष्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो सोचता रहता है। आप सोचते रहिए, आप लगातार चिंतन मंथन करते रहिए, आप यकीन मानिए कुछ न कुछ बेहतर होता रहेगा। इसलिए मनुष्य को मौलिक गुण दिया है कि आप सोचते रहिए। आप देखेंगे मनुष्य क्या मेहनत करता रहता है और जो सोचता रहता है उसके परिणाम आते हैं। और नवोदय की जो पढ़ाई है, नवोदय जैसे चीजों की पढ़ाई ग्रामीण बच्चों के लिए वरदान है, क्योंकि फ्री एजुकेशन, खाना फ्री, रहना फ्री, इंग्लिश मीडियम, CBSE, जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। खुशी राजपूत भी नवोदय से हैं, ऑल द बेस्ट खुशी। ये जो सारी चीजें हैं हम लोगों को निरंतर जिस लेवल पे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो यही बच्चे आगे चल करके IIT में जाएंगे, यही बच्चे आगे चल करके हमारे नीट में जाएंगे, यही बच्चे अगर इनकी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इनकी नींव अगर मजबूत है, तो यही बच्चे आगे चल करके IAS बनेंगे। कई बार क्या होता है कि गांव से जिनकी बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, और वो बच्चे जब ये सोचते हैं कि हम IAS की तैयारी करेंगे, PCS की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। बड़ी वजह क्या होती है? उनकी नींव कमजोर है। इसलिए हम सब लोगों को, अगर कोई भी व्यक्ति समाज का भला चाहता है तो उसे सबसे ज्यादा समाज की नींव पर काम करना चाहिए। नींव मतलब छोटे बच्चे। गांव के अंदर अगर कुरीतियां हैं, गांव में अगर लोग दारू पी रहे हैं,
तो हमारा काम है हम उसको रुकवाएं। गांव के अंदर लोग ताश खेलते हैं, बच्चे वहां से गुजरते हैं, बुरा प्रभाव पड़ता है, उस ताश खेलने की परंपरा को रुकवाएं। गांव में लोग आपस में झगड़े करके तुरंत जो है 100 नंबर या 112 को कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं, उस परंपरा को कम करें। अगर गांव से झगड़े, लड़ाई, दारू, ताश और ये तमाम जो पाखंडी चीजों में पैसा खर्च होता है, अगर इसको हम रोक दें तो गांव के पास अपनी क्षमताएं हैं। हमारे जो पूर्वज थे कभी शहरों पर डिपेंड नहीं रहे। हमारे पूर्वज गांव में रह करके गांव से ही पूरा जीवन यापन करते थे, पूरी पढ़ाई करते थे और वो सब लोग वहां से सफलता हासिल करते थे। रवि, एडवोकेट रवि राजपूत, ऑल द बेस्ट रवि, थैंक यू। सेशन के बाद रवि डिटेल में बात करेंगे, एडवोकेट रवि। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करने से बहुत कुछ होता है। देखिए, किसी भी गांव में अगर भागवत हो रही है तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च होता है। सही है या गलत है, आज उसका समय नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम 2-2.5 लाख रुपए भागवत में खर्च करते हैं। अगर हम किसी गांव में एक टीचर को हायर कर लें और वो टीचर हमसे 5,000 रुपए महीने लेता है, मान लीजिए 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने का, तो वो अगर 6 महीने हमारे बच्चों को ट्यूशन देता है, कोचिंग देता है, तो 6 महीने में 30,000 रुपए वो हमसे ले जाएगा। 30,000 रुपए में 2 घंटे रोजाना पढ़ा के वो हमारे बच्चों को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है जिसके माध्यम से हमारे छोटे बच्चों का सिलेक्शन नवोदय है, विद्या ज्ञान है, सैनिक स्कूल है, वहां हो सकता है, या उनकी जड़ें मजबूत हो सकती हैं, उनकी नींव मजबूत हो सकती है। सिर्फ सोचने का फर्क है। 30,000 इधर भी खर्च कर दीजिए, क्या अगर हम 30,000 इधर भी खर्च कर दें और गांव के ही किसी पढ़े लिखे MSc पास लड़के को दे दें रोजगार के, भाई तुम 2 घंटे पढ़ाना, 5,000 रुपए देंगे तुमको, 6 महीने में तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ, 30,000 की तुम्हारी इनकम भी हो जाएगी और 30,000 रुपए में हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। तो ये सब सोचने का फर्क होता है। हम सोच करके बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जो सात्र नाम के दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही थी बड़ी खूबसूरत कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। जिस दिन हम सोचना बंद कर देते हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमेशा मानव की पहचान है उसका निरंतर चिंतन, और जो मानव निरंतर चिंतन करेगा वो सभ्यता के विकास में अपना योगदान देता रहेगा। सभी लोग इसी तरीके से अपने आप को ऊर्जावान बना के रखें और निरंतर चिंतन करते रहें। आप चिंतन करेंगे, नए नए विचार आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगी, और जब अच्छी बातें आएंगी तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे काम भी आएंगे। चलिए, पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सफल हुए हैं उन बच्चों को, उनके माता पिता को, और लक्ष्य के सभी स्वयंसेवकों को, और समाज के सभी समाज सेवियों को, इससे पहले पिछले साल भी हमारे पास 20 रिजल्ट आए थे। पिछले साल जब हमने तैयारी करवाई थी तो 20 रिजल्ट आए थे। इस बार जो है आंकड़ा 100 के पास पहुंच गया। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है कि हम लोग जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, ये जो सेशन हम लोग ले रहे हैं, अगर इस सेशन को हम लोग गंभीरता से लें तो मैं बता रहा हूं, इस सेशन को देख करके बहुत सारे लोग PCS या लोअर PCS में जा सकते हैं या SSC बैंक निकाल सकते हैं। हमारा अपना रुझान होना चाहिए, हमारा अपना अगर झुकाव अगर इसकी ओर बढ़ गया तो निश्चित रूप से, जैसे अगर मैंने कहा ना, मैं सोचता हूं इसलिए हूं। अगर मैंने सोच लिया मुझे IAS बनना है तभी मैं बन सकता हूं, अगर मैं सोचता ही नहीं हूं IAS के बारे में तो कभी नहीं बन सकता। इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो सभी लोग इसी प्रवृत्ति पर कार्य करें। पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग भी मतलब मैं तो कहता हूं कि आप सब लोग भी मैसेंजर हैं, नॉलेज के मैसेंजर हैं। ज्ञान को समाज के निचले हिस्से तक ले जाने का काम आप 200 लोगों ने किया है। जो 200-150 लोग चर्चा में जुड़ते हैं, दरअसल आप लोग ही इस ज्ञान को शेयर कर करके नीचे तक पहुंचा रहे हैं, और यही ज्ञान फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन के हमारे विषय है, शुरुआत है भारत के स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी जी का योगदान, उनकी एंट्री। कल हम लोगों ने रॉलेट एक्ट तक की चर्चा की थी, और रॉलेट एक्ट का विरोध हमने नहीं कराया था। हमने केवल यह कहा था कि सिडनी रॉलेट ने एक ऐसा एक्ट बनाया था जिसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। क्लियर? मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग खुद भी पढ़िए, भले ही एग्जाम मत दीजिए, और आपके आसपास जो भी आपके संपर्क में आता है उसको बताइए कि देखो ये भी ज्ञान की चीजें हैं। दरअसल क्या होता है, समाज और दुनिया पॉजिटिव एनर्जी से चलती है।
जितनी ज्यादा हम पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे उसका लाभ किसी न किसी को मिलेगा, किसी न किसी को मिलेगा। और अगर कुछ लोगों ने उसका लाभ लेना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आगे बहुत लोग आगे आएंगे। चलिए तो महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी सभी लोगों को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, अवनीश नरवरिया का 1995 में हुआ था सिलेक्शन, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये पढ़ नहीं पाए थे। कोई बात नहीं अवनीश। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आपको पता है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात। सबको मालूम है 2 अक्टूबर को छुट्टी भी होती है सरकार की। चलिए, और क्या हुआ फिर उसके बाद? इनके जो पिताजी थे वो काठियावाड़ के दीवान थे। वहां पर एक जगह है काठियावाड़, तो काठियावाड़ के दीवान थे इनके पिताजी। किसके? गांधी जी के। और गांधी जी अपनी पढ़ाई करने कहाँ गए? पहले भारत में पढ़ाई की, उसके बाद इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से इन्होंने पढ़ाई की बैरिस्टर मतलब वकील बन के आए। तो जब ये वकील बन करके आए तो वकील क्या काम ढूंढता है? कोई काम मिल जाए। तो इनको एक काम भारत में तो नहीं मिला। भारत के एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, जो मैं नाम बता रहा हूं याद रखिएगा। भारत के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, और दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। वो अफ्रीका के साथ व्यापार करते होंगे। तो दादा अब्दुल्ला ने कहा कि भाई मेरा मुकदमा है, तुम नए नए वकील बन के आए हो, हमारा जो है मुकदमा लड़ लो। तो उनको तो काम की तलाश थी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे और हम लोग चलेंगे तुम्हारा मुकदमा लड़ने अफ्रीका। महात्मा गांधी जी अपना मुकदमा, उनका दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के चले गए अफ्रीका। और 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका पहुंचे और उसके बाद से लगभग 22 साल तक महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे। और अफ्रीका में गए थे मुकदमा लड़ने, लेकिन अफ्रीका में भी अंग्रेजों के ही शासन था, उन्हीं का उपनिवेश था। तो जिस तरीके से अंग्रेजों की सरकार वहां पे गोरों की सरकार अत्याचार करती थी, वहीं पर रुक गए और अब वो उनकी लड़ाई लड़ने लगे, साउथ अफ्रीका की लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि गांधी जी ने वहां पे क्या लड़ाई लड़ी उनके मुकदमे के अलावा। अफ्रीका गए और वहां पर क्या था? काले गोरे का भेद, वहां पर रंग भेद बहुत था, जिसकी लड़ाई बहुत बाद तक चली है। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति बने बाद में, उन्होंने तक उसकी लड़ाई लड़ी थी, काले गोरे की लड़ाई। रेसिज्म बहुत ज्यादा था, भेदभाव बहुत ज्यादा होता था अफ्रीका में। जो अश्वेत लोग थे, मतलब नॉन यूरोपियंस, आप समझ लीजिए नॉन यूरोपियंस, यूरोप के लोग गोरे होते हैं, एशिया के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, उन सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और अत्याचार होता था अफ्रीका में। तो गांधी जी जब वहां रह रहे थे तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी। और कहते हैं ना, जब कोई महान व्यक्ति होता है तो महान व्यक्ति की खासियत होती है कि कहीं भी अगर अन्याय है, कहीं भी अशिक्षा है, कहीं भी भेदभाव है, तो उसके हृदय में भावना जरूर आती है कि इस भेदभाव को, इस अन्याय को, इस अत्याचार को कम करना चाहिए या इसको खत्म करना चाहिए, जो भी अच्छा व्यक्ति होगा। और यही उनकी अच्छाई थी कि महात्मा गांधी गए थे मुकदमा लड़ने, लेकिन वहां पर जो काले गोरे का जो भेद था, जो उनकी रंग भेद की नीति थी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिज्म की नीति, उसके खिलाफ वो खड़े हो गए एशिया के और भारत के लोगों के साथ, और अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है, या जो सत्याग्रह है, या जो अहिंसा है, ये सारी चीजें का प्रयोग वही किया था अफ्रीका में। और अफ्रीका में प्रयोग किया था तो वो समझ गए थे कि इनका प्रयोग भारत में भी किया जा सकता है, इसलिए आगे चल करके महात्मा गांधी ने बड़े सफल स्तर पर इनका प्रयोग किया। क्लियर? चलिए, सो आगे हम देखते हैं। 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी वहीं पर रहे और जनवरी, आई थिंक 13 जनवरी के आसपास, 13 जनवरी 1915 को भारत आए। अफ्रीका में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले भारतीयों को संगठित करना शुरू किया जिनके साथ रंग भेद होता था। उसके अलावा वहां पर क्या था? वहां 3 तरह के भारतीय थे, ये आप सुन लीजिएगा। 3 तरह के भारतीय थे। प्रथम वर्ग में वो थे जो दक्षिण भारत से गए हुए मजदूर थे, साउथ इंडिया के मजदूर थे और वो दक्षिण अफ्रीका के गन्ने के खेतों में काम करते थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे, खास करके पश्चिमी समुद्री तट से जो गए थे मेमन मुस्लिम्स। और उसके अलावा तीसरे वर्ग में भारत से आए मजदूर थे जो उत्तरी भारत से थे और जो अनुबंध समाप्त होने पर अपने परिवार के साथ वहीं रहने लग गए थे अफ्रीका में। ठीक है, अब गांधी जी ने इनको सबको इकट्ठा करना शुरू किया और रात्रि को
मीटिंगें करना, इनसे फीडबैक लेना कि क्या क्या समस्या थी, ये सारी चीजों को गांधी जी ने वहां पर लोगों को करना शुरू किया और जागरूक करना शुरू किया। तो गांधी जी ने अफ्रीका में जो प्रयास किए 2 चरणों में, पहला चरण था 1894 से लेकर के 1906, पहला चरण था 1894 से 1906 तक उन्होंने कार्य किया, और दूसरा था 1906 से 1914। 2 चरणों में उन्होंने वहां पर कार्य किया। एक एक करके देखते हैं। पहले चरण में गांधी जी ने क्या कहा? प्रार्थना पत्र दिए, याचिकाएं दी, प्रार्थना पत्र दिए, रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई यहां पर रंगभेद होता है, भेदभाव है, लोगों को तमाम चीजें, आपने ऐसे नियम बना रखे हैं जिसके कारण से लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, आप इसमें सहूलियत दीजिए। लेकिन अंग्रेज या यूरोपियंस तो आप जानते हैं वो तो हटी होते, वो मानते नहीं थे। इसी प्रयास के लिए गांधी जी ने भारतीयों को संगठित कर नटाल एक जगह पड़ती है साउथ अफ्रीका में, नटाल, वहां पर नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। तो आप लोग याद रखना, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की महात्मा गांधी ने, और वहां से एक अखबार निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कभी कभी ये सवाल आ सकता है, ये बात मैं बता रहा हूं आपको 1894 की। सो महात्मा गांधी ने एक अखबार निकाला, वहां से इंडियन ओपिनियन, और नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। हो सकता है ये सवाल कभी आपसे पूछा जाए कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कहां पर की थी? साउथ अफ्रीका में। और महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार निकाला था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या किया गांधी जी ने? यहां पर याचनाएं की थी, लेकिन ज्यादा इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 1906 से लेकर 1914 का जो दूसरा चरण था, उसमें गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध और सत्याग्रह को अपनाया, जो आगे चल करके हम भारत में भी देखेंगे। असहयोग आंदोलन है या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें भी उन्होंने ये सारा चलाया। यहां पर क्या गांधी जी ने इसको सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी हम सत्य पर चलते हैं, सत्य का हम आग्रह करते हैं, और कोई भी गलत चीज हम उसको नहीं मानेंगे, और सत्य के साथ हम हर हाल में खड़े रहेंगे। चाहे आप हमको मारिए, पीटिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे। यही था बेसिकली महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, जो भारत में जाकर काफी प्रसिद्ध हुआ। और भारत में नहीं, गांधी जी के बाद दुनिया भर में लोगों ने इसको स्वीकार किया। आपने देखा होगा दुनिया भर के बहुत सारे लोग, आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दुनिया भर में आज भी सत्याग्रह को स्वीकार करते हैं। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं क्या किया। एक वहां पर चलता था पंजीकरण प्रमाण पत्र, वहां पर एक चलता था पंजीकरण प्रमाण पत्र सत्याग्रह के विरुद्ध। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने एक कानून बना रखा था कि प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण लेना जरूरी है, यानी उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो वो साउथ अफ्रीका में नहीं रह सकता। महात्मा गांधी ने अभियान चलाया और कहा कि ये एक तरीके से गलत तरीका है कि पंजीकरण के बाद ही व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है। उन्होंने इसके लिए आंदोलन कराया और कहा कि इससे भारतीयों को एक तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। और बाद में महात्मा गांधी के इन प्रयासों को सफलता मिली और पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध जो उनका सत्याग्रह था वो सफल रहा। और क्या किया गांधी जी ने? प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। वहां पर क्या था कि हर प्रवासी जो भारतीय था वो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता था, अगर जाता तो उसको एक आई कार्ड लेके जाना पड़ता था, और परमिशन नहीं थी हर राज्य में। महात्मा गांधी ने कहा ये तो भेदभाव है, अगर कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका के अंदर ही अंदर कहीं जाना चाहे तो आप कैसे रोक सकते हैं? इसके खिलाफ भी गांधी जी ने प्रतिरोध किया और गोरी सरकार को झुकना पड़ा। उसके अलावा गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म, कभी कभी आपके सामने यह सवाल भी आ सकता है कि टॉलस्टॉय फार्म कौन है? टॉलस्टॉय बेसिकली क्या थे? टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े लेखक थे रूस के, जिनका नाम था लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय बहुत बड़े दार्शनिक थे रूस के, जिनका मैंने आपको एक बार कोट भी बताया था। तो टॉलस्टॉय के नाम पर ही महात्मा गांधी ने वहां पर एक टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। और इसका काम क्या था? इसका काम यह था कि जो लोग बेचारे पैसे से या किसी और चीज से परेशान हैं उनकी मदद की जा सके, और भारत की तरफ से भी यह धन भेजा जाता था कि जो लोग अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं, जिनको जो समस्या है, उन सारे लोगों की भी मदद की जा सके। 1909 में गांधी जी ने और अंग्रेजों के बीच एक वार्ता हुई जिसमें इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी, उसमें जर्मनी के उनके एक मित्र थे कालेन बाख, ये नाम आ सकता है कॉलन बाख या कॉलन बेक। टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी ने जर्मनी के अपने एक मित्र थे कॉलन बेक या कॉलन बाख,
उनके सहयोग से बनाया था? हो सकता है ये सवाल भी आपसे पूछा जाए। और टॉलस्टॉय फार्म क्या करता था? जो भारतीय वहां रह रहे थे उनकी मदद करना, किसी का मुकदमा हो गया, कोई आर्थिक दिक्कत में है, ऐसे लोगों की मदद करने का कार्य टॉलस्टॉय फार्म के माध्यम से वहां पर गांधी जी करते थे। एक और जो काम गांधी जी ने किया साउथ अफ्रीका में, वो था पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध। यानी वहां के जो न्यायाधीश थे वो भारतीयों के विवाह को अप्रमाणित कर देते थे, जज, कि भाई ये विवाह वैध नहीं है। गांधी जी ने इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया। और इसमें क्या था कि एक राशि थी, मैं आपको बता दे रहा हूं, पोल टैक्स में। इसमें क्या था, 3 पाउंड का कर लगा दिया था भारतीयों पर अंग्रेजों की सरकार ने। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो आमदनी 10 शिलोंग है पूरे महीने की, 3 पाउंड हम कहां से देंगे। आगे चल करके इस पर सहमति बनी और इसको वापस लिया गया। और दूसरा था कि विवाहों का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि विवाह का पंजीकरण कराएंगे पैसा भी जाएगा। और वहां के जज क्या थे कि बिना पंजीकृत विवाह को अवैध मानते थे, मतलब अवैध घोषित कर सकते थे। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसमें भी उन्हें सफलता मिली। अब उसके बाद गांधी जी भारत में किसके संपर्क में थे? उस समय लॉर्ड हार्डिंग, गोखले और CF एंड्रयूज, जिनको हम लोग दीन बंधु एंड्रयूज कहते हैं, इनके साथ में थे। और कई बार गांधी जी की इनसे बातें होती थी। क्लियर? एडवोकेट रवि का कहना है कि आप अगर बोर्ड पर चार्ट से पढ़ाएंगे तो समझने और समझाने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है रवि, मैं ठीक है, मैंने कोशिश करते हैं कि जो फैक्चुअल डाटा है वो हम लोग बोर्ड पे पढ़ाएं, लेकिन हम लोग जल्दी ही ये सारी चीजें बोर्ड पर भी पढ़ाना शुरू करेंगे। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हिस्ट्री तो एक ऐसा विषय है जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर भी हम पढ़ाएंगे तो वो सारे फैक्ट तो आएंगे ही। चलिए, बढ़िया सुझाव है। वैसे मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है, देखो कल भी मैंने दिखाया था आपको, ये सारी चीजें देखिए बना रखी है मैंने आप लोगों के लिए। ये पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा। जल्दी हम लोग शुरू करते हैं बोर्ड से, ठीक है? जल्दी ही हम बोर्ड से शुरू करते हैं। और हाँ, बोर्ड से हम लोग शुरू करते हैं जल्दी ही। क्या हुआ कि अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव क्या रहे, गांधी जी के क्या अनुभव रहे दक्षिण अफ्रीका में, उसको हम लोग जान लेते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे हम गांधी जी का भारत में आगमन। क्लियर? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के साथ काम करके गांधी जी को यह अनुभव हो गया कि ये जुझारू लोग हैं और इसी तरह के जुझारू लोग भारतवर्ष में भी होंगे। तो अगर हमें भविष्य में काम करना पड़े तो ऐसे जुझारू लोगों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता से लड़ा जा सकता है। एक तो गांधी जी को यह जानकारी वहां हुई। दूसरा क्या हुआ, गांधी जी ने अलग अलग संप्रदाय के लोगों के साथ काम किया। जैसे मैंने कहा, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए, वहां पर मोमिन मुसलमान थे, साउथ इंडिया के लोग थे, इसमें भारत के भी लोग थे। तो इसका क्या हुआ, गांधी जी को एक लाभ यह हुआ कि गांधी जी सभी संप्रदाय के लोगों के साथ काम कैसे किया जाए, मुसलमानों के साथ, पारसियों के साथ, साउथ इंडियन के साथ, नॉर्थ इंडियन के साथ कैसे काम किया जाए, ये समन्वय बनाना गांधी जी वहां पर साउथ अफ्रीका में सीख चुके थे। उसके बाद और क्या सीखा गांधी जी ने? गांधी जी ने यह भी सीखा, गांधी जी के साथ पता कितनी वहां पर वो हुई थी कि उनको जो है एक जगह ट्रेन से उतार दिया था, फर्स्ट क्लास की टिकट थी फिर भी ट्रेन से उतार दिया था। तो गांधी जी ने यह सीख लिया था कि भाई आप अत्याचार सहन करके भी अगर मजबूत हो तो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आप काले हो तो क्या हुआ, अगर हमको फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है तो हम फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठेंगे, अर्थात कानून ऊपर है ना कि व्यक्ति और सरकार। तो गांधी जी ने उसका प्रतिरोध किया। उसके अलावा गांधी जी ने कई ठोस निर्णय लिए वहां पर अफ्रीका में, वो उनको आगे चल के काम आने वाले थे भारत में। जैसे आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने एकदम बंद कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कई बार गांधी जी ने निर्णय लिए। तो ऐसे में व्यक्ति क्या है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और क्या है गांधी जी का, गांधी जी एक कुशल राजनेता के रूप में विकसित हुए, एक लीडर के रूप में। क्योंकि गांधी जी तो वकील थे, वकील बनके मुकदमा लड़ने गए थे, लेकिन जब वहां पर लोगों की दुर्दशा देखी तो गांधी जी ने उनको उस दुर्दशा से उससे छुटकारा दिलाने का प्रयास किया। तो एक वकील से गांधी जी धीरे धीरे किस में ट्रांसफॉर्म हुए, एक पॉलिटिकल लीडर में। और क्या सीखा गांधी जी ने, गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह की तकनीक सीखी कि असहयोग कैसे करना है, सत्याग्रह कैसे करना है, याचना मांग कैसे करनी है,
बहिष्कार कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें भी गांधी जी ने वहां पर जाकर के सीखी। तो ये जो सारा का सारा विषय है वो है हमारा गांधी जी का साउथ अफ्रीका का आंदोलन। हमने बहुत डेप्थ में चर्चा नहीं की है, हमने केवल मेन पॉइंट चर्चा किए हैं ताकि आपको ये बैकग्राउंड मालूम रहे कि गांधी जी भारत में आने से पहले कहाँ थे, क्या करते थे। तो वो चाहे टोलस्टॉय फॉर्म याद रखना, आप इंडियन ओपिनियन याद रखना, नटाल कांग्रेस याद रखना, और उसके अलावा जो पंजीकरण कानून है, विवाह पंजीकरण कानून, उसके खिलाफ जो उन्होंने किया था, रंग भेद के खिलाफ जो उन्होंने किया था, और जो पोल टैक्स था उसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किए थे, ये 4-5 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो साउथ अफ्रीका के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। कोई भी प्रश्न आएगा आपको तो इसी से आएगा, और बहुत आसानी से आप ये सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, उसमें से आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं गांधी जी की भारत में एंट्री। तो गांधी जी कहा पहले भारत से इंग्लैंड पढ़ने गए, इंग्लैंड से लौट के भारत आए, और भारत से दादा अब्दुल्ला के कहने पर चले गए साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में कोई बात नहीं, जो लोग बाद में आए हैं वेलकम, स्वागत है उनका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी लगभग 20-22 साल रहे, और 1915 में 13 जनवरी को गांधी जी भारत लौटे। इसलिए नहीं, 13 जनवरी नहीं, 7 जनवरी है, आप लोग प्लीज चेक कर लेना। गांधी जी शायद 7 जनवरी को आए थे भारत, 7 या 9 जनवरी को। गांधी जी की इंडिया में जब वापसी हुई थी अफ्रीका से, तो उसको भारत में आज भी हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है या तो 7 जनवरी है या तो 9 जनवरी है। आप लोग प्लीज कंफर्म कर लेना कि गांधी जी किस डेट को वापस आए थे। पर यह तय है कि 7 या 9 में से कोई एक दिन था, या तो 7 जनवरी था या तो 9 जनवरी था। बहरहाल हो सकता है कभी पूछा जाए, उसी समय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी भारत में वापस आए क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में बड़े नेता बन चुके थे। मतलब भारत में उस समय क्या चल रहा था, भारत में उस समय जो होम रूल वगैरह की तैयारी हो रही थी, और बाकी जो नरम दल गरम दल कुछ काम कर नहीं रहे थे, तो सब लोगों के दिमाग में यह था कि भाई एक भारत का आदमी वहां रहता अफ्रीका में, गांधी, महात्मा गांधी। मतलब तब उनकी उपाधि गांधी नहीं थी ना महात्मा थी, तब तो उनका नाम मोहनदास करमचंद था। कि वो आदमी भाई कमाल है, वो मतलब संघर्ष कर रहा है यूरोपियन लोगों से, अंग्रेजों से अफ्रीका में, और वो एक बड़ा नेता है। हाँ, उर्वेश वर्मा ने कहा कि 9 जनवरी है, लोधी पी के प्रेमी ने कहा है 9 जनवरी है। तो चलिए दैट्स कंफर्म। तो हम लोग इसको, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत आने से पहले उनकी ख्याति भारत पहुंच चुकी थी। सब लोग कहने लगे थे कि भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर सके, ना तिलक, ना लाजपत राय, ना कोई नहीं, वो केवल गांधी हैं, और वो काबिलियत और वो क्षमता गांधी जी की है। तो गांधी जी का इंतजार भारत में एक नायक के रूप में हो रहा था पहले से ही, कि भाई भारत में कोई महानायक आने वाला, ऐसी उनकी छवि बन गई थी। क्योंकि भारत में ये सत्याग्रह करना, अहिंसात्मक प्रदर्शन करना, अनशन पे बैठ जाना, भूख हड़ताल करना, ये लोग नहीं करते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट गांधी जी वहां कर रहे थे अफ्रीका में। गांधी जी आए, स्वागत हुआ, और गांधी जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं कांग्रेस के माध्यम से भारत में स्वाधीनता संग्राम में शामिल होना चाहता हूं। तो उनकी मुलाकात किससे हुई? गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दी कि गांधी, आप अभी अभी हिंदुस्तान आए हैं, आपको भारत के बारे में जानकारी नहीं है, आप यदि सही मायने में भारत के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप जाइए पहले भारत को घूमिए। और गांधी जी ने भारत का भ्रमण शुरू किया, ट्रेन में बैठ करके इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से अगले राज्य में, गांव में जाना, गांव के लोगों का जीवन देखना, उनकी दुर्दशा देखना, ये सारी चीजें गांधी जी ने देखी। और जब गांधी जी ने लोगों की ये दुर्दशा देखी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो इंग्लैंड में पढ़ने गया था, मेरे पिताजी दीवान थे, मैं तो कोट और सूट बूट पहनता हूं, यहां तो भारतीयों की हालत बहुत खराब है। और फिर उसके बाद गांधी जी ने अपने जीवन में, वास्तव में यहां से गांधी जी का परिवर्तन शुरू हुआ। गांधी जी एक सादा व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को समर्पित करने लगे। कपड़े, नाम मात्र के कपड़े पहनना और लोगों के लिए काम करने की इच्छा उनकी जागृत हुई। इन सारे घटनाक्रमों को लगभग 1-1.5 साल तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण करने के बाद सबसे पहले उन्होंने भारत में काम शुरू किया गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? एक व्यक्ति थे चंपारण के, जिनका बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर, जो उस समय लड़ रहे थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। लोग आप लोग नाम याद रखना। राजकुमार शुक्ला थे, किसान थे और स्वाधीनता संग्राम के सेनानी भी थे। तो उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बिहार में
नील की खेती करने वाले किसानों के साथ बहुत अत्याचार होता है। आप अगर चल के वहां पे लोगों से मदद करें तो हो सकता है नील की खेती से जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उससे उनको छुटकारा मिल जाए। तो राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर महात्मा गांधी बिहार गए और बिहार में जाकर के उन्होंने अपने जीवन का पहला आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में नील की खेती होती थी और वहां क्या प्रणाली थी, वहां पर यह प्रणाली थी कि एक एग्रीमेंट किया गया था किसानों के साथ में अंग्रेज सरकार के द्वारा कि कोई भी किसान अपने खेत में अगर मान लीजिए 20 उसका कट्ठे का खेत है तो 3 कट्ठे में वो कंपलसरी नील उगाएगा। 3 कट्ठे में क्या करेगा, वो कंपलसरी नील उगाएगा, उसको नील की खेती करनी ही पड़ेगी 3 कट्ठे में। इसी को हम कहते हैं 3 कठिया पद्धति। कभी आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत के इतिहास में 3 कठिया पद्धति क्या है या 3 कट्ठा पद्धति क्या है। यह बेसिकली वही प्रणाली थी जिसके अंतर्गत किसानों के एक एग्रीमेंट में बांध के रख दिया गया था कि तुम्हारे पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो तुमको 3 कट्ठे में कंपलसरी नील की खेती करनी पड़ेगी। हुआ क्या था, बेसिकली 1917 तक आते आते जर्मनी वगैरह में भी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और जर्मनी ने कृत्रिम रंग बनाना शुरू कर दिए थे। कृत्रिम रंग का मतलब क्या होता है, जैसे पहले कलर बनते थे नील से रंग बनाना या जो हमारे पास फूल थे उनसे, नेचुरल चीजों से। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति ने कृत्रिम रंग बनाना शुरू कर दिया कि आप केमिकल को मिलाइए कलर बन जाएंगे। आजकल सारे कलर केमिकल कलर हैं, आप देखना आपकी शर्ट वगैरह है सब अलग अलग रंग की क्या है, वो सब केमिकल कलर है। तो जर्मनी की जो क्रांति हुई थी औद्योगिक क्रांति, जर्मनी की औद्योगिक क्रांति ने कृत्रिम रंगों को बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में नील अपने आप में अप्रासंगिक हो गया। लेकिन भारत के किसान बेचारे इसमें बंधे हुए थे कि उनको वो नील की खेती करनी थी। ऊपर से अगर किसी वजह से नुकसान हो जाए तो उनको लगान भी देना होता था। इसके कारण से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, इसके कारण से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे चंपारण के। ऐसे में गांधी जी आए और गांधी जी ने क्या किया, वहां पर आंदोलन शुरू किया 1917 में, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कौन सा किया था तो उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। मैं बताता हूं क्या था इसके बारे में। इसमें नील की खेती के अलावा गांधी जी के साथ में जो लोग थे इसमें, वो जरा आप नाम याद रखिएगा। गांधी जी के साथ में राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, ब्रज किशोर, मजहूरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी, इतने लोग गांधी जी के सहयोगी बनकर चंपारण पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने सरकार के सामने मुद्दा उठाया। वहां के अधिकारियों ने गांधी जी से मना कर दिया कि तुम चंपारण में नहीं घुस सकते हो। गांधी जी ने अधिकारियों के आदेश को नहीं माना और वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके उन्होंने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि एक और इसमें चीज थी टेक्निकल, वो ये थी कि जो गोरे बागान के जो मालिक थे वो 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए, पहले जो नहीं लौटा रहे थे। और 1 दशक के भीतर यानी 10 सालों के अंदर क्या हुआ कि वो सब लोग बागान छोड़ के चले गए और नील की खेती वहां बंद हो गई। तो ये गांधी जी का बड़ा सफल आंदोलन था जिसके माध्यम से गांधी जी ने नील की खेती में जो पिस रहे थे किसान, जिनका शोषण हो रहा था, जिन पर भारी लगान लगाया जाता था, उससे उनको छुटकारा दिलाया। और जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो आप जानते हैं गांधी जी का पूरे देश में नाम हो गया। भाई इससे पहले कोई नहीं कर पाया था, इससे पहले कोई भी काम ये नहीं कर पाया था। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता के बाद गांधी जी का नाम और हो गया। अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो आगे चल करके भारत के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वहां से गांधी जी आए और गांधी जी ने फिर अगला आंदोलन किया जिसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल की हड़ताल का आंदोलन। अहमदाबाद में क्या था कि बहुत सारे मजदूर थे जो मिलों में काम करते थे। मिल जानते हैं, अहमदाबाद में बहुत सारी कपड़े की मिलें हैं, बहुत सारी मिलें थी, उन मिलों में काम करते थे और उनको वहां एक बार प्लेग फैल गया। तो प्लेग के नाम पर एक बोनस मिलता था और यह बोनस था 35%। तो मजदूर जो है 35% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि सरकार उनको 20% बोनस देना चाहती थी,
क्योंकि प्लेग की महामारी के कारण से तमाम लोगों के सामने गरीबी और रोजी का संकट आ गया था। उन्होंने हड़ताल कर दी। सरकार ने उस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और सरकार को झुकना पड़ा। अल्टीमेटली हड़ताल सफल हुई और गांधी जी ने जो 35% की जो मांग की थी प्लेग बोनस की, सरकार को वो भी मानना पड़ा और मजदूरों को 35% बोनस जो है मालिकों को देना पड़ा। तो ये गांधी जी की दूसरी सफलता थी। कहां पर? अहमदाबाद आंदोलन 1918, जो मिल मजदूरों को लेकर के था, मिल मजदूरों को प्लेग का बोनस को लेकर के था। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। गांधी जी ने पहला आंदोलन किया, चंपारण नील के किसानों की तिनकटिया पद्धति को बंद करवाया। दूसरा, अहमदाबाद में जो मजदूर थे, जो मिलों में काम करते थे, उनको जो 35% प्लेग बोनस मिलता था, जिसको घटा करके उन्होंने 20% कर दिया था मिल मालिकों ने, गांधी जी ने हड़ताल करवा के आंदोलन करके फिर से उसको 35% उनको दिलवाया। 2 सफल आंदोलन हो गए। अब आप समझ सकते हैं गांधी जी के बारे में। उसके बाद गांधी जी ने तीसरा आंदोलन किया, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी एक जगह पड़ती है गुजरात में, और यह आंदोलन था किसानों को लेकर के। खेड़ा सत्याग्रह किसको लेकर के था? किसानों का आंदोलन था। यहां पर क्या हुआ था कि 1918 में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था। 1918 में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन सरकार फिर भी राजस्व वसूल करती थी, मालगुजारी लगाती थी और ज्यादा से ज्यादा लगान लेने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में क्या हुआ था, वहां पर एक राजस्व संहिता थी, मतलब रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड के अनुसार यह था कि अगर किसी फसल का उत्पादन 1/4 से भी अगर कम हो जाए, मान लीजिए हमारे यहां फसल लगी हुई है और 25% से भी कम अगर फसल हो तो लगान माफ किया जा सकता था, क्योंकि पूरा खेत बर्बाद हो गया। 25% से अगर कम पैदा हुआ है तो वो तो जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो पाएगा किसान के लिए। तो रेवेन्यू कोड जो था, राजस्व संहिता जो थी, उसमें यह व्यवस्था थी कि अगर 25% से कम अगर उत्पादन होता है, यानी 75% से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, आप इसको ये समझिए कि 3/4 से ज्यादा अगर फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे में राजस्व संहिता के अनुसार वो लगान माफ किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज तो आपको पता ही है, दुष्ट लोग थे, उन्होंने माफ नहीं किया और ज्यादा से ज्यादा लगान बढ़ाना शुरू कर दिया और मांगना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी लगान। आज से करीब 20 साल पहले एक मूवी आई थी, 20 साल के आसपास पहले, लगान फिल्म में वही दिखाया था। लगान फिल्म में आप गौर से देखेंगे तो लगान फिल्म की बैकग्राउंड भी गुजरात से ली गई थी और गुजरात के एक एरिया से उसको कॉन्सेप्ट को लिया गया था कि कैसे वहां अकाल पड़ता है और उस अकाल में किसान मांग करते हैं कि हमारा लगान माफ कर दो। वो लगान माफ नहीं करते तो अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां जाकर के गांव का एक लड़का जो है बोलता है कि ये क्या खेलते हो, ये तो बहुत नॉर्मल खेल है, हम भी खेल सकते हैं। तो उनका जो कैप्टन था वो कहता है कि अगर तुम इस खेल में हमको हरा दो तो हम तुम्हारा पूरा लगान माफ कर देंगे। ये अगर किसी को लगान मूवी याद आ रही हो, शायद 2001-2 के आसपास आई थी, तो आपको याद आ जाएगा। तो ये मूवी उसी पृष्ठभूमि पर बनी हुई थी, उसी बैकग्राउंड पर बनी हुई थी कि इतना ज्यादा अकाल पड़ा था कि लोग अपना जो लगान है वो दे ही नहीं सकते थे, लोग अपना लगान दे नहीं सकते थे। और रेवेन्यू कोड में ये प्रावधान था, किसानों की मांग जायज थी कि जो राजस्व संहिता है, जो रेवेन्यू कोड है, उसमें यह प्रोविजन है कि अगर 75% से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई सूखे या अकाल के कारण, तो लगान माफ किया जा सकता है। लेकिन अंग्रेज हठी थे, उन्होंने लगान को माफ नहीं किया और इसी के कारण से वहां आंदोलन हुआ खेड़ा जिले में, जिसको हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। क्या आंदोलन हुआ? इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ में युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, जो आगे चल करके भारत के उप प्रधानमंत्री बने और पहले गृह मंत्री बने, इंदुलाल याज्ञिक, ये नाम आप लोग याद रखना, ये सब आपको काम आ सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक जैसे कई युवाओं ने महात्मा गांधी के साथ दिया और नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चले। महात्मा गांधी ने लोगों को शपथ दिलाई कि कोई भी व्यक्ति 1 पैसे का लगान नहीं देगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के प्रबल प्रतिरोध और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लगान को माफ कर दिया गया। तो गांधी जी के पहले जो तीनों आंदोलन हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों ही सफल रहे। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया या आंदोलन किया, तीनों आंदोलन सफल रहे। सरकारों को या मिल मालिकों को झुकना पड़ा
या बाजा जो नील के बागान के मालिक थे उनको झुकना पड़ा। और कुल मिलाकर के अब जो है गांधी जी की ख्याति इतनी बड़ी हो चुकी थी 1918 में आकर के कि वो भारत के सर्वे जो जिसको बोलते हैं ना सर्वमान्य नेता बन चुके थे। और अब उनके बस वक्त की देरी थी और फिर वो भारत की असली राजनीति में प्रवेश करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के माध्यम से। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। यहां पर हम बताएं आपको चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के जो 3 आंदोलन थे गांधी जी के, एक तो आप क्रम याद रखिएगा, पहले चंपारण में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ, फिर खेड़ा में हुआ। तो ये कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि गांधी जी के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है आंदोलन की कि हम कभी कभी क्रम भूल जाते हैं। तो हमें इसका क्या क्रम बिल्कुल याद रहना चाहिए। दूसरा, चंपारण आंदोलन नील के किसानों का है, अहमदाबाद आंदोलन मिल के मजदूरों का है, किसान आंदोलन नहीं है बल्कि मिल के मजदूरों का आंदोलन है। और खेड़ा सत्याग्रह बेसिकली किसका है, लगान माफ करने के लिए किसानों का आंदोलन है। तो चंपारण और खेड़ा क्या है, किसान आंदोलन है, और अहमदाबाद क्या है, मिल के मजदूरों का आंदोलन है। अगर इतने सारे फैक्ट को आप थोड़ा सा ठीक से याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में जो गांधी जी ने आंदोलन किए उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। समरी भी हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा, मैं आपको पॉइंट फॉर्म में बता देता हूं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके, जिसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, उसको आजमाने का अवसर दिया। यानी अब गांधी जी को लग गया कि हम इसको आराम से कर सकते हैं। देखो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। लोधी लाला भैया सिंह ने तीनों आंदोलन के लिए एक कोड बना दिया, कैब, CAB, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। नहीं, खेड़ा था, आपने CAB कैसे कर दिया, CAK होगा। अच्छा, PCS में सवाल आ चुका है। नहीं, अगर आप थोड़ा ध्यान से रखेंगे तो IS में भी आएगा। यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो पहली बात तो क्या, गांधी जी ने भारत में भी जैसे अफ्रीका में करके आए थे, भारत में भी सत्याग्रह को अपना आजमा लिया। और जैसे चंपारण के लोगों ने, खेड़ा के किसानों ने उनका साथ दिया, गांधी जी को विश्वास हो गया कि अगर हम बड़ा काम करेंगे तो लोग साथ देंगे। पहली चीज तो ये हुई। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को देश की जनता के करीब आने में लोगों को समझने का मौका मिला। अब गांधी जी ने लोगों को समझा, लोगों ने गांधी जी को समझा, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण में जाके किसानों के साथ काम किया, खेड़ा में गांव गांव गए, तो ऐसे में लोगों ने समझा कि भाई महान विभूति हैं गांधी जी। और गांधी जी आम लोगों से, किसानों की समस्याओं से जुड़ पाए। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को जनता की ताकत और कमजोरियों का भी एहसास हो गया कि जनता कितना आंदोलन कर सकती है, कहां पर कमजोरी है, कब आंदोलन को रोकना है। ये सारी चीजें भी गांधी जी ने मतलब लोगों को सीख ली। उसके बाद गांधी जी को खास करके युवा पीढ़ी का बहुत सहयोग मिला। जैसे मैंने कहा ना कि राजेंद्र प्रसाद हो, उधर नरहरि पारेख हो, JB कृपलानी हो बिहार में, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याकिनिक, ये सारे लोग हो, ये सब गांधी जी के साथ युवा पीढ़ी जुड़ती चली गई। तो देखिए, जिसके साथ युवा जुड़ेंगे वो ऑब्वियसली नेता बन जाएगा, वो सबसे आगे जाएगा। ये पूरे दुनिया का इतिहास है। जिसके साथ युवा खड़ा है वही सबसे बड़ा लीडर है। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ सारा युवा खड़ा होता चला गया, जबकि नरमपंथी गर्मपंथी अपने अहंकार में ही लड़ रहे थे। गांधी जी आते हैं, सारा युवा, होम रूल का युवा हो, किसानों के बीच में युवा हो, तमाम तरह के संगठनों में काम करने वाला युवा सारा गांधी जी के साथ हो लिया। इसलिए गांधी जी बड़े नेता के रूप में उभर के आए। अब हम लोग आगे देखते हैं, और अगला जो गांधी जी का था वो था रॉलेट सत्याग्रह। कल हमने चर्चा की थी, रॉलेट क्या था। रॉलेट एक एक्ट था जो सिडनी रॉलेट की एक कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, जिसमें यह था कि किसी भी भारतीय को पकड़ा जा सकता है और जज को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, जिसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दो, यह कानून था। इसके खिलाफ भारत में एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन था। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर का कौन सा पहला आंदोलन किया या कौन सा पहला उनका क्योंकि चंपारण बिहार तक सीमित था, अहमदाबाद केवल अहमदाबाद तक था, और जो हमारा खेड़ा आंदोलन था वो खेड़ा के एरिया में किसानों के बीच तक सीमित था। जो रॉलेट सत्याग्रह था वो गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह था। चलिए, लोधी लाला भैया ने कहा कि MPPSC में राजकुमार शुक्ला के ऊपर शॉर्ट नोट आ चुका है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं।
तो जो रॉलेट एक्ट था, इसको काला कानून भारत के इतिहास में कहा जाता था। गांधी जी ने इसके लिए तैयारी की और फरवरी 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। और क्या किया, इसमें उन्होंने कहा कि केवल संवैधानिक प्रतिरोध करेंगे। इसमें सभा गठित की गई, सत्याग्रह सभा, और होम रूल के तमाम लोग इसमें शामिल हो गए। हड़ताल करना, उपवास करना, प्रार्थना करना, सभाओं का आयोजन करना, ये सारे टूल्स थे इसके। मतलब उपवास करना, प्रार्थनाएं करना, हड़ताल करना, ये सारे कार्य थे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जो है रॉलेट सत्याग्रह की, जो फरवरी 1919 में शुरू हुआ। क्लियर। और क्या हुआ इस आंदोलन के लिए, एक तो क्या था कि जन सामान्य के लिए स्पष्ट निर्देश मिल गया कि कैसे हमें आंदोलन करना है। कहा कि भाई इसका हमें सत्याग्रह करना है, हड़ताल करनी है, या प्रार्थना सभाएं आयोजित करनी है, या संगोष्ठी करनी है। इसके अलावा और क्या हुआ कि जो निर्धन, जो शहरी गरीब था, आपने देखा शिल्पकार, गरीब, निर्धन, शहरी बर्बाद हो चुका था अंग्रेजी नीतियों से, वो सारे के सारे लोग रॉलेट सत्याग्रह में शामिल हो गए। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के लिए स्थायी आधार तैयार हो गया रॉलेट सत्याग्रह से। इस सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई और गांधी जी चले कलकत्ता से बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि नगरों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। और गांधी जी को कहां जाना था? गांधी जी को जाना था पंजाब। गांधी जी को पंजाब नहीं जाने दिया गया, बीच में ही रोक दिया। इस कारण से कई सारे स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हो गए, हिंसा होने लगी। लोग मतलब अंग्रेज सैनिक भारतीयों को मारने लगे, भारतीय अंग्रेजों को मारने लगे। इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। इस बीच में एक बड़ी वारदात हुई भारत में, जिसको हम सब लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग कांड। क्या था जलियांवाला बाग कांड? इसी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी जलियांवाला नामक स्थान पर। कहां पर पड़ता है ये? अमृतसर के पास में है जलियांवाला। और वहां पर 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का। बैसाखी का दिन जो है सिख समाज बड़े धूमधाम से मनाता है, मेले वेले लगते हैं, हमारे यहां भी मेले लगते हैं बैसाखी के दिन। तो बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में, जिसके रास्ते बड़े सकरे थे, वहां पर एक लोगों के आयोजन के लिए आसपास के गांव से बहुत सारे लोग आए हुए थे मेला देखने के लिए। उनको नहीं पता था, कई सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई राजाज्ञा जारी की गई है जिसमें यह घोषणा की गई हो। तो लोग नहीं आए, लोग तो मेला देखने के लिए गए थे, गांव के लोग चले जाते हैं। और अचानक से वहां पे क्या हुआ, जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून। सेना चाहे किसी को पकड़ सकती है, उठा सकती है। ये सारी चीजें वहां पर की गई। 10 अप्रैल को सत्याग्रह पर गोली चलाने और अपने नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो नेता थे सत्याग्रहियों के, रॉलेट सत्याग्रहियों के पंजाब में। इनको क्या था, 10 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था, 10 अप्रैल को। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को कुछ लोग जलियांवाला बाग में आ गए थे, जो प्रदर्शनकारी थे, रॉलेट सत्याग्रही। और आम जनता आई हुई थी, आम जनता को तो पता ही नहीं था। अंग्रेजों ने, वही जनरल डायर ने क्या किया, उसको घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के, लोगों को बिना किसी बात के कि आपको निकलने का मौका दिया जाए, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और उस गोली कांड में इतनी गोलियां चलाई गई जब तक कि गोली खत्म नहीं हो गई। बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में इसमें भारतीय मारे गए। एक अनुमान के हिसाब से कहा जाता है कि लगभग 1000 भारतीय मारे गए, 1000 भारतीय मारे गए, ऐसा कहा जाता है। रास्ता था नहीं, कुएं के अंदर तमाम लोग कूद के मर गए, गोलियों से बहुत सारे लोग मारे गए। और यह भारत के स्वाधीनता संग्राम का सबसे बीभत्स कांड था। भारत की आजादी के, मतलब भारत में अंग्रेजों का जितना शासन था, उनकी राजा महाराजाओं से खूब लड़ाइयां हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इतना नृशंस अत्याचार कभी नहीं किया था कि इतनी बड़ी संख्या में निहत्थे लोगों को घेर करके मार देना। कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं था, बाग से कोई नहीं निकल सकता था। जितनी उनकी गोलियां थी उतनी सारी गोलियों को चला करके मारा गया। कहा जाता है हजारों लोग मारे गए। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 379, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने कहा कि 379 लोग मारे गए, लेकिन जो वहां के जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी, उनके हिसाब से हजारों लोग मारे गए। पूरे विश्व भर में इसकी आलोचना हुई, कांग्रेस ने इसकी आलोचना की, भारत के तमाम बड़े बड़े लोगों ने आलोचना की और कहा कि यह कभी भी इतना वहशी कांड कभी नहीं हुआ, इतना क्रूर जो है अत्याचार किसी भी शासन ने दुनिया में नहीं किया। और इसी के विरोध स्वरूप जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी हुई थी अंग्रेजों ने, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और
उसके अलावा शंकर राम नागर नाम के एक व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारिणी के मेंबर थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने तमाम तरीके से इसका विरोध किया और 18 अप्रैल को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो। तो ये हमारा था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह का ही पार्ट है जलियांवाला बाग कांड। ये और बाद में चल करके दो थे डायर, जनरल डायर था और एक और था वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका नाम भी डायर था। तो वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था डायर, उसकी जो है ऊधम सिंह ने हत्या कर दी थी आगे चल करके इंग्लैंड में। वो हम बताएंगे आपको ऊधम सिंह के समय में कि ऊधम सिंह ने जाकर के उसकी हत्या कर दी थी। सो ये हमारा गांधी जी के शुरुआत का फेज है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में योगदान, भारत में आके चंपारण, भारत में आकर के अहमदाबाद, खेड़ा के आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी का सत्याग्रह। और जी चलिए, और उसके बाद इसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग में जो नृशंस हत्याकांड हुआ था, इसके लिए हंटर समिति, वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे हंटर समिति कौन थी। और तो आज हम लोगों ने शुरुआत कर दी गांधी जी के बारे में। कल से हम देखेंगे हंटर कमेटी क्या थी और साथ में देखेंगे खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे गांधी जी अगला, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, वो हम दोनों देखेंगे। और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि गांधी जी किस तरीके से नए नए कार्यक्रम, नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। एक दिन के लिए तो इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। छोटे छोटे थे लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, छोटी छोटी जानकारियां थी। अगर इतना भी हमको समझ में आता है, इतना समझ जाते हैं तो पर्याप्त है, मतलब आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। चलिए, सो आज के सेशन में बस इतना ही, और लगभग तय समय पर ही हमारा पूरा हो गया। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी समझ में आने में दिक्कत होती है तो इसी सेशन को आप दोबारा सुन लीजिए, तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। अगर आप दोबारा सुनते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होती चली जाएगी। एक बार आप पढ़ते रहिए कहीं कहीं से, और अगर आपकी इच्छा है तो आप जिसको रिवाइज करते रहिए। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप इसी सेशन को सुन लीजिए, ठीक है साहब। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। कल हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा आंदोलन, पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, कभी अगर यह सवाल आता है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर का पहला सत्याग्रह कौन सा किया था, उसका आंसर हमेशा रॉलेट सत्याग्रह होगा, हमेशा। और अगर कभी यह पूछा जाए कि गांधी जी ने देशव्यापी सबसे बड़ा पहला आंदोलन कौन सा किया था, तो उसका आंसर असहयोग आंदोलन होगा। बस ये छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, बाकी सफिशिएंट है। सो दिनेश कुमार लोधी जी मुंबई से, भारतीय रेलवे से, पुष्पेंद्र जी अटगांव, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत सभी लोगों का। चलिए, सो आज की चर्चा को विराम देते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।